तो हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या चल रहे थे, अभी हमारा सीरीज चल रहा था, डे 8 सीरीज चल रहा था। क्या चल रहा था? डे 8 सीरीज चल रहा था। ठीक है, 8 दिनों का सीरीज चल रहा था। ठीक है, डे 8 दिनों का सीरीज चल रहा था। अब 8 दिनों के सीरीज में हमारा 6 दिन कंप्लीट हो चुका है। तो 6 दिनों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मतलब इन 6 दिनों में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी। मतलब 1857 पढ़ा। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट। इसके बाद क्या पढ़े हम लोग, तो 1857 के बाद INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़े। इसके बाद फिर क्या पढ़े हम लोग, 1905 का बंगाल विभाजन पढ़े। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, 1920 का असहयोग आंदोलन देख लिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं, असहयोग आंदोलन देख लिए। इसके बाद क्या देखें कि हम लोग पढ़ रहे थे साइमन कमीशन। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, साइमन कमीशन पढ़ रहे थे। साइमन कमीशन में भी क्या देख रहे थे हम लोग, साइमन कमीशन में क्या क्या चीजें देखे थे वो कल के क्लास में हम लोगों ने आधा साइमन कमीशन कंप्लीट कर लिया था। आज उसके बाद जो भी बचा हुआ टॉपिक है साइमन कमीशन का, वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, ताकि हम भी उतनी ही एनर्जी के साथ आपको क्या कर सके, पढ़ा सके। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या होने वाला है, इस सीरीज में हमारा जीरो से सब कुछ होने वाला है। जीरो से सब कुछ, इसमें हम थ्योरी सेक्शन चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, थ्योरी सेक्शन चला रहे हैं। और इसमें जितना भी चीजें पढ़ाई होगी वो सारा का सारा एज ए PDF आपको दे दिया जाएगा। आपको PDF आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िएगा, जल्दी जल्दी आप जुड़िएगा। कि कितने लोग हैं, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए। ठीक है, फटाक से तब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखे थे, साइमन आयोग के बारे में देखे थे। तो साइमन आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर से एक बार रिकैप करना जरूरी है। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो गठन की जब बात करते हैं तो गठन हमारा कब होता है, 8 नवंबर। कब होता है, 8 नवंबर 1927 को। अब इसके बाद ये पारित कब होता है, या फिर इसको कब लाया जाता है, या भारत कब आता है, ये भारत आया, कब आया भारत। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आता है। जल्दी से बताइएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आता है। तो ये कब आता है, 3 फरवरी 1928 को। कब आता है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। और साइमन कमीशन का गठन कब होता है, 8 नवंबर 1928 को। ठीक है, और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि साइमन कमीशन में क्या बोला गया था कि ये भारत में संवैधानिक सुधार के लिए भेजा जा रहा है। भारत का जो संवैधानिक सुधार होगा ना, उसके लिए इसमें 7 मेंबर को भेजा जाएगा। कितने, 7 मेंबर्स को भेजा जाएगा। और 7 मेंबर में से जब इसके बारे में बात की गई थी तो 7 मेंबर में से 5 जो है ना वो ब्रिटिशर्स होते और 2 जो है वो इंडियन होते। लेकिन जब साइमन कमीशन बन के आता है तो इसमें 7 के 7 मेंबर्स कौन होते हैं, ब्रिटिशर्स ही होते हैं, बाकी इंडियन मेंबर नहीं होते हैं। इसलिए भारतीय लोग क्या करते हैं, इसकी कड़ी आलोचना करते हैं और ये लोग क्या कर देते हैं, एक तरह से साइमन गो बैक का नारा देते हैं। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। तो साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको यह बताना होगा कि आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइमन गो बैक या फिर साइमन कमीशन के विरोध में जब प्रदर्शन चल रहा था तो लाला लाजपत राय कहां से प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मृत्यु किस कारणवश हो जाती है और कहां होती है। तो उनकी मृत्यु लाहौर में होती है। ठीक है, क्योंकि लाहौर में उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। ठीक है, उनके ऊपर क्या किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एक बार रिकैप कर ली। ठीक है, अब हम लोग क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1947 में जब भारत को आजादी मिला तो उस समय लिबरल या फिर मजदूर दल के पार्टी का सरकार था। लिबरल या फिर मजदूर दल के पार्टी का सरकार था। कहां पे,
इंग्लैंड के अंदर, जल्दी से आप बताइएगा, या लिबरल या फिर किसका था, मजदूर दल, दोनों में से किसका था वहां पे सरकार? जल्दी से आप कमेंट में बताइएगा, जल्दी से आप कमेंट में बताइए कि दोनों का कहां पे, मतलब या तो लिबरल, किसकी बात करते हैं, लिबरल, ठीक है, लिबरल, या फिर मजदूर, ठीक है, मजदूर दल का वहां पे सरकार था। जल्दी से आप बताइएगा किसका सरकार था, ठीक है। और मजदूर दल से कौन आते हैं, मजदूर दल से आते हैं क्लेमेंट एटली। कौन आते हैं, क्लेमेंट एटली आते हैं, जो कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो 1947 में मजदूर दल का सरकार था, और उस समय पर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके, क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइमन कमीशन के सुझाव की बात करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइमन कमीशन के सुझाव की बात करेंगे। तो क्या देखने को मिलता है, प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। मतलब क्या कि साइमन कमीशन का क्या सुझाव रहा था, साइमन कमीशन का सुझाव यह रहा था कि इसने क्या बोला कि जितने भी प्रांतीय क्षेत्र हैं, जितने भी प्रोविनेंस हैं, उन सब में विधि तथा व्यवस्था सहित, मतलब नियम कानून साथ में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बोला गया कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का भी समय नहीं आया है। मतलब इसमें क्या बोला गया कि केंद्र में अभी उत्तरदायी सरकार का गठन का समय नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो उत्तरदायी सरकार क्या हो जाएगा हमारा, मतलब सरकार जब कोई भी चीज के लिए उत्तरदेयी होगा, मतलब उसके लिए क्या होगा, आंसरेबल होगा, उसी को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए। इस साइमन कमीशन के सुझाव में क्या था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए। इसके बाद जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना का पालन किया जाए, साथ ही साथ इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। ये किसके अंदर का सुझाव था, ये भी साइमन कमीशन का सुझाव था, ठीक है। आगे बात करते हैं, साइमन गो बैक का प्रसिद्ध नारा, अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि साइमन गो बैक का प्रसिद्ध नारा कौन दिए थे, लाला लाजपत राय। कौन दिए थे, लाला लाजपत राय दिए थे, ठीक है। अब साइमन कमीशन का विरोध कब होता है, तो फरवरी 1928 साइमन कमीशन को लेकर क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, लाला लाजपत राय ने उस महीने पंजाब की विधानसभा में आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा था। मतलब आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव कब, पंजाब अधिवेशन, पंजाब की विधानसभा में, माफ कीजिएगा, पंजाब अधिवेशन नहीं, पंजाब की विधानसभा में ये आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव रखता है। कौन से आयोग के खिलाफ, साइमन कमीशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, गांधी जी आयोग के समर्थन में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारत के बाहर कोई भी भारत की स्थिति का न्याय नहीं कर सकता। बिल्कुल वही बात जैसा कि कल हम आपको एक एग्जांपल में बताए थे कि अगर घर के अंदर 10 परिवार रह रहे हैं, तो अगर घर के अंदर जो भी नियम कानून होगा, उन 10 परिवारों को बैठकर नियम कानून बनाना चाहिए, उन 10 परिवारों को बैठकर नियम कानून बनाना चाहिए। अब आपका बाहर वाला, आपका पड़ोसी आके बोलेगा कि हम ये सारा नियम कानून बना देते हैं, हम क्या कर देते हैं, ये नियम कानून बना देते हैं, और वो कुछ से कुछ नियम कानून बना देगा, तो क्या आप उसको मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो बस उसी तरह से महात्मा गांधी जी भी जो है ना, साइमन आयोग के समर्थन में नहीं थे, और इनका मानना यह था कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर भारत की स्थिति का आकलन नहीं कर सकता है कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत में न्याय स्थिति कैसी है, इसका कोई भी बाहर से व्यक्ति आया हुआ आकलन नहीं कर सकता है जब तक वह भारतीय लोग ना हो। इसलिए गांधी जी ने भी इसका क्या किया, पुरजोर विरोध किया, ठीक है। आगे बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने आयोग का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने भी साइमन आयोग का क्या किया, बहिष्कार किया। हालांकि दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने सरकार का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। दक्षिण में साउथ के तरफ से कौन, जस्टिस पार्टी, साउथ के तरफ से कौन, जस्टिस पार्टी ने आयोग का क्या किया, समर्थन किया। तो आपसे बीपीएससी में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपसे पूछेगा कि कौन सा
कौन सा ऐसा पार्टी था जिसने साइमन कमीशन का क्या किया, समर्थन किया। साइमन कमीशन का क्या किया, समर्थन किया। कौन सा ऐसा था, तो वो कौन था, जस्टिस पार्टी था साउथ का। कौन था, जस्टिस पार्टी था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कहता है विरोध प्रदर्शन में लोग साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, वापस जाओ साइमन वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी चीज। ठीक है, तो अक्टूबर 1928 में जब आयोग लाहौर अब पाकिस्तान में पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन आयोग के खिलाफ काले झंडे लहराए गए। मतलब क्या, लाला लाजपत राय ने अक्टूबर में जब साइमन कमीशन, तो 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया था, 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया था, लेकिन ये लाहौर कब पहुंचा, लाहौर कब पहुंचा, तो ये लाहौर आपका कब पहुंचा था, जल्दी से बताइएगा, ये लाहौर कब पहुंचा था। ठीक है, अक्टूबर कब पहुंचा था, अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा। कब पहुंचा, अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा। और लाहौर में इसका विरोध कौन कर रहा था, मतलब विरोधी दल के हेड कौन थे, तो वो लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी को ही। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, और अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो जल्दी से आप ये भी बता दीजिए कि हाँ हाँ ये यहाँ पे ये चीजें छूटी हुई है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया और श्वेत पुलिस अधिकारियों में से एक ने लाला लाजपत या फिर लाला के साथ लाला लाजपत राय को बहरहमी से पीटा। ठीक है, मतलब क्या कि पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तो पीटना शुरू ही किया था, लेकिन इसके बीच में ही क्या हुआ कि एक श्वेत अधिकारी, मतलब क्या ब्रिटिश ऑफिसर्स आता है और लाला लाजपत राय को पर्सनली बहुत पीटता है। अब जब बहुत पीटा, उस चक्कर में उनकी क्या हो जाती है, वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं साइमन कमीशन की सिफारिश क्या है। साइमन कमीशन की सिफारिश क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन की सिफारिश के बारे में बात करेंगे। तो साइमन कमीशन की सिफारिश की अभी बात करने वाले हैं। तो साइमन कमीशन की सिफारिश की जब बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि हां छोटे भाई समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या देखते हैं कि प्रांतों में प्रशासन की डायरिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में कौन सी प्रणाली, डायरिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। तो साइमन कमीशन की सिफारिश में क्या क्या चीजें थी, साइमन कमीशन ने भारतीय संविधान सुधार में क्या क्या चीजों की सिफारिश करी। इसमें सिफारिश करी क्या कि प्रांत में जो डायरिया प्रणाली चलती है, डायरिया प्रणाली चलती है ना, इसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और इसके साथ इसके स्थान पर प्रतिनिधि सरकार स्थापित की जाए। इसके स्थान पर, डायरिया प्रणाली के स्थान पर कौन सी सरकार, प्रतिनिधि सरकार को स्थापित किया जाए। यह किसका सिफारिश था,
प्रतिनिधि सरकार को स्थापित किया जाए। ये किसका प्रस्ताव था या किसका सिफारिश था? साइमन कमीशन का सिफारिश था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डायरिया प्रणाली को समाप्त कर प्रतिनिधि सरकार को स्थापित करना, ये किसका सिफारिश था? ये सिफारिश किसने की थी? तो ये सिफारिश आपका साइमन कमीशन ने किया था। कब किसने किया था? साइमन कमीशन ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, इसने सिफारिश की कि अलग अलग मतदाता तब तक बने रहें जब तक कि सांप्रदायिक हिंसा और तनाव कम ना हो जाए। इनका मानना क्या था? इनका क्या मानना था कि इनकी सिफारिश में क्या थी कि अलग अलग मतदाता तब तक बने रहें जब तक कि सांप्रदायिक हिंसा और तनाव क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं सांप्रदायिक घृणा, दरार और इंटरनेट सुरक्षा बनाए रखने के लिए। इंटरनेट, उस समय इंटरनेट कहां से, माफ कीजिएगा, ठीक है, सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी जाएगी। मतलब जैसा अभी होता है ना कि कहीं पे भी कुछ ऐसा इमरजेंसी वाला स्थिति आ जाता है किसी राज्य में, तो सारा का सारा पावर किसके हाथ में चला जाता है? राज्यपाल के हाथ में चला जाता है। मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कौन सा शासन लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो वो इमरजेंसी वाली स्थिति होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें, यह सिफारिश की गई थी कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को क्या की जाए? बढ़ा दी जाए। अब विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग किस आयोग ने की थी? आपसे बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि विधान परिषद में सीटों को बढ़ाने की मांग किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो ये साइमन आयोग था। ये कौन था? साइमन आयोग था। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं तो कहता है क्या कि सुधारों ने समान रूप से सुझाव दिया गया और कमीशन को भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। मतलब क्या कि 1935 भारत सरकार अधिनियम जब आया तो साइमन कमीशन को की जो सिफारिशें थी ना, उसको उसके साथ क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, उसमें मर्ज कर दिया गया, उसके साथ लाया गया। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मतलब क्या कि उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। भारत का सरकार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। वर्ष 1937 में पहले प्रांतीय आधारित चुनाव हुए थे। मतलब आपसे यहां से ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि पहला प्रांतीय चुनाव कहां हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? तो पहला प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? 1937 में। पहला प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? 1937 में। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जिसमें कांग्रेस की हर प्रांत में अतिक्रमण की लहर देखी गई। ऑब्वियस सी बात है ना भैया कि उस समय कांग्रेस इकलौता राष्ट्रीय पार्टी था और उसके सामने विपक्ष में कौन खड़ा था? ब्रिटिश खड़ा था। तो उस समय क्या था कि सब कोई लोग तो ब्रिटिश से खफा ही थे। तो जब ब्रिटिश से खफा थे तो जीतेगा कौन? कांग्रेस ही जीतेगा ना। तो उस समय कांग्रेस का पूरा लहर देखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्ट की सिफारिश। रिपोर्ट की सिफारिशों में क्या है? तो कहता है 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत, अब 1919 भारत सरकार अधिनियम में क्या आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या आया था? चेम्सफोर्ड सुधार। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों लाया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लाया गया था। ठीक है, और इसके तहत क्या बोला गया? लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत इसमें क्या बोला गया था कि भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली चल रहा है इसको समाप्त कर दिया जाए। देश के लिए संघीय स्वरूप का संविधान बनाया जाए। संघीय स्वरूप का क्या किया जाए? संविधान बनाया जाए। ये रिपोर्ट की सिफारिश में दी गई है। आगे बात करते हैं तो कहता है उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में रखा गया। मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट को
सुप्रीम कोर्ट को जो है ना क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार के नियंत्रण में रखा गया। अब क्या हो गया कि अब देखिए यहां पे उच्च न्यायालय की जब बात करते हैं ना तो ये भी हमारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का क्या है, एक हिस्सा है, जिसमें पहला क्या आता है हमारा लेजिस्लेटिव आता है, दूसरा हमारा क्या आता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हमारा क्या आता है जुडिशरी। तो जुडिशरी हमारा किसका, न्यायालय का हिस्सा होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, बर्मा, अभी जो म्यांमार है को भारत से अलग किया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए, ये साइमन कमीशन के रिपोर्ट में बातें की गई थी। इसमें क्या बोला गया था कि जो बर्मा है ना, वर्मा को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए भारत से। भारत से क्या किया जाए, भारत से अलग करने की बात की गई। अब भारत से अलग हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें क्या बोला गया, इसमें यह बोला गया कि उड़ीसा और सिंध प्रांत को अलग, सिंध किसको, सिंध को अलग प्रांत का दर्जा मिला जाए, सिंध को प्रांत का दर्जा दिया जाए, ये इसमें बात की गई थी। इस सिफारिश में चीजें बताई गई थी। तो ये हो गया हमारा। आगे बात करते हैं प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाए। ये भी आपका इस रिपोर्ट का एक हिस्सा था। आगे बात करते हैं, यह व्यवस्था की जाए कि गवर्नर अब गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें। साथ साथ में साइमन कमीशन में यह बोला गया कि गवर्नर, किसको, गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल जो है ना, इसको ये प्रावधान दिया जाए, इनको ये शक्तियां दी जाए कि जो अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं इसको विशेष प्रावधान या विशेष उस पर ध्यान रखा जाए। ये किसको बताया गया, ये भी सिफारिश में दिया गया था। और ये किसके लिए था, गवर्नर और गवर्नर जनरल के लिए था। कहता है हर वर्ष, हर 10 वर्ष पर एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। मतलब उस समय क्या था ना कि हर 10 वर्ष के बाद, हर 10 वर्ष के बाद, जैसे क्या आप देखिएगा कि 1919 भारत सरकार अधिनियम आया था कि नहीं आया था, आया था। वो भारत सरकार अधिनियम आया था। फिर ठीक लगभग 10 साल के बाद 1928, कब, 1928, फिर 1935। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें यह बोला गया कि लगभग हर 10 वर्ष के बाद आने वाले संविधान में सुधार या फिर संविधान आयोग की नियुक्ति में व्यवस्था को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। फिर इसके बाद बोला गया कि मताधिकार और विधानसभाओं का विस्तार किया जाए। मतलब मताधिकार, जागरूकता फैलाया जाए, जो मर्द हैं उसको चुनाव में वोट करने का एक तरह से उसके अधिकार के बारे में उसको पता होना चाहिए, इसकी चर्चा की गई। ठीक है, इसके बाद विधानसभा का विस्तार किया जाए। फिर कहा गया संघ शासन की स्थापना की जाए। संघ शासन का मतलब क्या हो गया, यूनियन गवर्नमेंट की स्थापना। यूनियन गवर्नमेंट ऐसा जगह, मतलब देखिए एक होता है फेडरलिज्म, संघ होता है, ठीक है, तो ये फेडरलिज्म अलग होता है और यूनियन अलग होता है, दोनों का मतलब ही संघ होता है। लेकिन फेडरलिज्म क्या होता है ना कि वो कभी भी टूट सकता है। जैसे आप देखिएगा रशिया यूएसएसआर था, यूएसएसआर था, वो एक फेडरलिज्म कंट्री था, इसलिए वो टूट गया। लेकिन भारत हमारा यूनियन है, तो इस तरह से भारत टूट नहीं सकता है। इसके बाद देखा जाए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का पूर्वत जारी रहना, सांप्रदायिक प्रतिनिधि का पूर्वत जारी रहना। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी शासन। अब केंद्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी मतलब क्या, ऐसा सरकार बना देना जो किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ही ना हो। मतलब आम में भी हाँ, इमली में भी हाँ, सब चीजें में हाँ हाँ, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन किया जाए, फिर बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना की जाए। ये सारा का सारा हमारा रिपोर्ट का सिफारिश था। ये हमारा सारा का सारा क्या था, रिपोर्ट का सिफारिश था। और आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है साइमन कमीशन आयोग के सदस्य। साइमन कमीशन आयोग के सदस्य कौन कौन थे इसके बारे में देखते हैं। तो कहता है क्या कि साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में
किया गया था। तो इनका सबसे पहला मेंबर ही कौन था? सबसे पहला मेंबर सर जॉन साइमन थे। सबसे पहला मेंबर कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इसके बाद कौन आते हैं? कहता है इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की सांसद के मनोनीत सदस्य थे। मतलब क्या? सातों के सातों ब्रिटेन के मनोनीत सांसद के सदस्य थे। ठीक है, मतलब सांसद के मनोनीत सदस्य थे, ये चीज ध्यान रखना है। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या था? श्वेत कमीशन था। साइमन कमीशन का दूसरा नाम श्वेत कमीशन था। ठीक है, साइमन कमीशन का दूसरा नाम श्वेत कमीशन था। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें, साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को हुई थी, लेकिन इसका गठन ये भारत कब आया? ये भारत आया था 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कहता है सर जॉन साइमन स्पेन वैली के सांसद लिबरल पार्टी के थे। किसके थे? लिबरल पार्टी के थे। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं? इसके बाद देखते हैं क्या कि क्लेमेंट एटली। कौन? क्लेमेंट एटली। और कौन है आपके? लाइमा हाउस के सांसद थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली लाइमा हाउस के सांसद, जो कि लेबर पार्टी से था। अभी मैंने आपको बताया कि क्लेमेंट एटली जो कि 1947 में प्रधानमंत्री भी रहे थे, वो लेबर पार्टी के थे। वो किसके थे? लेबर पार्टी के थे। इसके बाद एक और आता है हैरी लेवी। ये लॉशन या फिर लिबरल यूनिवर्सिटी पार्टी के थे। किसके थे? यूनियनिस्ट पार्टी के थे। ठीक है, मतलब सीधा सीधा लिबरल पार्टी के ही थे। ठीक है, किसके थे? लिबरल पार्टी के थे। ये 3 हो गया हमारा। 3 के बाद चौथा, 3 ही हुआ ना। एक हमारा सर जॉन साइमन, 2 क्लेमेंट एटली, 3 हैरी लेवी हो गया। ठीक है, अब चौथा की बात करते हैं। सर एडवर्ड सेसिल जॉर्ज काडोगन थे। ये फिचली के सांसद थे। कहां थे? फिचली के सांसद थे, और ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। किसके थे? कंजर्वेटिव पार्टी के थे। फिर आता है वर्नन हॉटसॉम, जो कि ऑंगमोर के सांसद थे, जो लेबर पार्टी से थे। ये 5वां हो गया। छठा आपका कौन है? जॉर्ज रिचर्ड लेन। कौन है? जॉर्ज रिचर्ड लेन। ये भी आपका कंजर्वेटिव पार्टी से था। कहां से? कंजर्वेटिव पार्टी से। फिर आपका 7वां आता है डोनाल्ड स्टर्लिन पमार होवार्ड। ये जो है ना किससे थे? कम्बरलैंड नॉर्थ के सांसद से आते हैं। ठीक है, ये चीजें हम देख लिए कि साइमन कमीशन के 7 सदस्यों के बारे में। 7 सदस्यों का नाम देख लिए, और वो किस किस पार्टी से आता है वो हो गया। लेकिन इन 7 में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नाम होगा वो एक तो सर जॉन साइमन का होगा, और दूसरा किसका होगा? क्लेमेंट एटली का होगा। किसका होगा? क्लेमेंट एटली का होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं साइमन कमीशन का उद्देश्य और प्रभाव क्या है। तो कहता है अब जब आपने साइमन कमीशन से संबंधित सामान्य जानकारी को समझ लिया, तो इसके बाद हम इसके प्रभाव और उद्देश्यों के करीब एक और आगे देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रहा। कहता है इसका मुख्य प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति दिशाहीन था। ठीक है, मतलब क्या कि इसका मुख्य उद्देश्य या इसका मुख्य प्रभाव क्या था? इसका मुख्य प्रभाव क्या था कि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, वो दिशाहीन स्थिति में थी। दिशाहीन स्थिति मतलब क्या? उसको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय कुछ कर नहीं रहे थे। ठीक है, महात्मा गांधी उस समय समाज सेवा में लगे हुए थे, वो भी ब्रिटिश के वार्निंग पर। ठीक है, तो इसलिए इस समय आईएनसी जो है ना वो दिशाहीन थी। इसके बाद बात करता है क्या? इसका मुख्य उद्देश्य देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक भावनाओं का बढ़ाना था। मतलब क्या कि इसका मुख्य उद्देश्य और क्या था? देश में जो सामाजिक ताना बाना चल रहा है उसको तोड़ने के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को फैलाना था। मतलब क्या कि रिलीजन के प्रति विरोध फैलाना, धर्मों के प्रति, या फिर आप बोल सकते हैं कास्टिज्म के प्रति, ये सारे चीजें लेकर आया था ब्रिटिशर्स कभी सुधर नहीं सकता है, कभी नहीं सुधर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कहता है यह भारतीयों को शासन की शक्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया में देरी करना चाहता था। मतलब क्या कि ये क्या देखता है कि भारत सरकार में अब क्या होने वाला है, इसका अब मतलब भारत जो है, भारतीय नेता जो है, अब इसके हाथ में धीरे धीरे पावर आ रहा है। तो ये क्या करना चाह रहा था कि साइमन कमीशन जब आया तो इसके हाथ में जो शक्तियां मिलने वाली थी, इसको अब देरी से मिले, इसलिए साइमन कमीशन आया था भारत। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य यही था। कहता है क्या कि वे क्षेत्रीय आंदोलन का प्रचार और समर्थन करने की कोशिश कर रहा था। मतलब क्या क्षेत्रीय आंदोलन को यह ज्यादा बढ़ावा दे रहा था, क्षेत्रीय आंदोलन को ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है क्या
कि साइमन कमीशन का परिणाम क्या रहा, तो कहता है कई सिफारिशों के अलावा उन्होंने जल्द ही महसूस किया था कि भारत का शिक्षित क्षेत्र पूरी तरह से परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने भारतीयों को बेहतरी के लिए कुछ बदलाव सुझाए। ठीक है, मतलब क्या कि साइमन कमीशन जब आया भारत तो इसने जो भी बदलाव किया, जो भी सिफारिश किया, इसमें साइमन कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, वो इन बदलावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसने क्या किया, भारतीयों की बेहतरी के लिए कुछ सुझाव दिया। मतलब क्या कि सीधा उंगली से घी नहीं निकल रहा है ना, तो अब टेढ़ा उंगली किया जाएगा, बस वही चीज है। कहता है कमीशन के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, जिसे भारत में प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कहा जाता है। मतलब क्या कि प्रांतीय स्तर पर, किसके स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर जो है ना, क्या कहा जाता है, 1935 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम को जिम्मेदार सरकार कहा जाता है, अधिनियम जिम्मेदार सरकार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। यह लंदन के बजाय भारतीय समुदाय के लिए जिम्मेदार सरकार है। ठीक है, 1937 में पहले प्रांतीय चुनाव हुए और उन्होंने कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनाई। अब ये चीजें हो गई, अब हम यहां से क्या करते हैं, अलविदा कहते हैं, द एंड ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। तो साइमन कमीशन जब खत्म हो गया तो हम अब क्या बोल रहे थे आपको कि साइमन कमीशन के बाद हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। अब साइमन कमीशन खत्म हो गया तो एक बार 1935 अधिनियम पढ़ेंगे, इसी बीच में हम लोग क्या देख लेंगे ना, गोलमेज सम्मेलन भी देख लेंगे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन भी देख लेंगे, पूना पैक्ट भी देख लेंगे, गांधी इरविन पैक्ट भी देख लेंगे, सारी चीजों की बात करेंगे। फिर 1935 पहुंचेंगे, 1935 के बाद 1940 पहुंचेंगे। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, फिर भारत क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, कब, 1942 पहुंचेंगे, फिर 1947 में भारत को आजादी। तो कल के क्लास में हम भारत को क्या करवा देंगे, आजादी दिलवा देंगे। और हाँ, एक अनाउंसमेंट ये भी है कि कल संडे है, संडे को आपका क्लास नहीं होगा, संडे को हम लोग रेस्ट ले रहे हैं। तो ठीक है, पर्सनली तो हम ले रहे हैं, लेकिन राठौर सर क्लास लेंगे, बाकी बात राज सर भी क्लास लेंगे, लेकिन मेरा संडे को क्लास नहीं होगा। अभी कहीं नहीं जाइएगा, इसके बाद ठीक आपका करंट अफेयर्स का क्लास होने वाला है, तो जल्दी से आप करंट अफेयर्स में जुड़िएगा। जो प्यार हमको दिए वही प्यार आप करंट अफेयर्स को भी दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, गुड नाइट। लेकिन जाते जाते आप हमारे इस हेडिंग को देख लीजिएगा कि अगर आपको कोई समस्या हो तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जुड़िए, आपको सारे समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। हमारा डे सीरीज जो है ना, डे 6 का सीरीज, आज डे 8 था, क्या था, सॉरी डे 7 था, आज 7वां दिन खत्म हुआ और कल का दिन 8वां है। कल के क्लास में, सॉरी संडे है, कल मंडे के क्लास में चाहे 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, हम कल का क्लास पूरा 1947 तक खत्म करके ही जाएंगे। हो सकता है एक दिन और आगे बढ़ जाए, डे 9 चला जाए, डे 9 से डे 10 नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ अलविदा कहते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।